नमस्कार दोस्तों, मैं विक्रम सिंह चौहान स्वागत करता हूं आज आपका एक बार फिर अपने यूट्यूब चैनल जीके विद विक्रम सिंह चौहान पर। राजस्थान इतिहास और राजस्थान इतिहास में हम पढ़ रहे हैं चौहान वंश। चौहान वंश को लेकर के आज ये हमारा तीसरा वीडियो है। इससे पहले मैंने चौहानों की उत्पत्ति, चौहानों का संस्थापक और कल हमने पढ़े थे अजय राज और अर्णोराज। अजय राज और अर्णोराज की दोनों ही शासकों की दो महत्वपूर्ण उपलब्धियां थी। अजय राज के द्वारा अपने साम्राज्य का विस्तार करके अजमेरू नगर यानी अजमेर नगर की स्थापना करवाई गई थी और यहाँ पर इनके द्वारा तारागढ़ दुर्ग, ठीक है, दुर्ग का नाम अजमेरू दुर्ग था, किंतु मेवाड़ी राजकुमार पृथ्वीराज सिसोदिया ने इस दुर्ग का जीर्णोद्धार करवाकर अपनी पत्नी तारा या अपनी के नाम पर तारागढ़ दुर्ग कर दिया। ये अजय राज की महत्वपूर्ण उपलब्धि। इसके बाद एक शासक हुए जिनका नाम था अर्णोराज। अर्णोराज की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि थी इनके द्वारा अजमेर में आना सागर झील का निर्माण करवाया गया था। इस झील का निर्माण क्यों करवाया गया था पीछे हम देख चुके थे। तुर्कों ने आक्रमण किया, इन्होंने तुर्कों के साथ युद्ध किया, उन्हें पराजित किया और पराजित करने के बाद में उनको मार दिया गया, जिससे भूमि दूषित हो चुकी थी। तो उसी रक्त रंजित भूमि को शुद्ध करवाने के लिए इन्होंने एक नदी को रोककर एक बांध यानी कि इस झील का निर्माण करवाया। तो अर्णोराज की सबसे बड़ी उपलब्धि आना सागर झील का निर्माण। और अर्णोराज के समय चालुक्य चौहान संघर्ष भी हुआ था, जो कि बाद में संधि के साथ में समाप्त हो गया था। अब हम नेक्स्ट शासक की ओर चलते हैं, जो चौहानों का एक महत्वपूर्ण शासक है, जिसका नाम है बिसल देव या विग्रहराज। ठीक है, तो विग्रहराज चतुर्थ भी कहते हैं इसे और बिसल देव भी कहते हैं। तो विग्रहराज चतुर्थ के नाम से एक शासक, ठीक है। पीछे हमने देखा था चौहानों का पितृहंता जगदेव था और जगदेव ने अपने पिता अर्णोराज की हत्या कर दी और शासक बन गया। किंतु विग्रहराज चतुर्थ ने 1158 में जगदेव को पराजित करके स्वयं गद्दी पर अधिकार कर लेते हैं, स्वयं अजमेर के शासक बनते। तो जगदेव का शासन लंबे समय तक नहीं चलता। इनके भाई विग्रहराज चतुर्थ जगदेव के भाई हैं, अर्णोराज के पुत्र हैं। इन्होंने जगदेव को पराजित किया और गद्दी पर यानी कि अजमेर में शासक बन गए। विग्रहराज चतुर्थ के बारे में जानकारी हमको एक शिवालिक अभिलेख से मिलती है। शिवालिक अभिलेख में विग्रहराज चतुर्थ के लिए लिखा गया है कि इन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार किया। ठीक है, अपने साम्राज्य का विस्तार किया, आसपास के क्षेत्र को जीता। तो इनकी साम्राज्य के विस्तार की जानकारी हमें शिवालिक अभिलेख से मिलती है और इसी अभिलेख से जानकारी मिलती है कि इन्होंने जो भारत में मुसलमानों के आक्रमण हो रहे थे पश्चिमी उत्तर सीमा से, तो उन्होंने मुसलमानों को भी पराजित किया। तो मुसलमानों को पराजित करने की जानकारी भी कहाँ से मिलती है? शिवालिक अभिलेख से। शिवालिक अभिलेख में एक इंपॉर्टेंट बात यह भी है कि इन्होंने तोमर शासक तंवर को पराजित किया। दिल्ली के तोमर शासक तंवर को पराजित किया और दिल्ली तक अधिकार कर लिया। तो विग्रहराज चतुर्थ दिल्ली तक अपने साम्राज्य को ले जाते हैं। तो ये सभी जानकारी हमें किस अभिलेख से मिलती है? शिवालिक अभिलेख से मिलती है। बात करूं तो विग्रहराज चतुर्थ के समय भी चालुक्य चौहान संघर्ष जारी रहता है, जो पीछे इनके पिता के समय चल रहा था। इनके पिता के समय जो एक शासक था चालुक्य, उसका नाम था कुमार पाल। विग्रहराज चतुर्थ के समय भी शासक हैं कुमार पाल। तो विग्रहराज चतुर्थ का चालुक्य शासक कुमार पाल से संघर्ष होता है और इस संघर्ष में विग्रहराज चतुर्थ ने चालुक्य शासक कुमार पाल को पराजित कर दिया। इसी के साथ ही कुमार पाल के कुछ क्षेत्रों पर विग्रहराज चतुर्थ ने अधिकार कर लिया। विग्रहराज चतुर्थ के इस अधिकार से चौहानों की प्रतिष्ठा में वृद्धि हुई। विग्रहराज चतुर्थ के साथ साथ चौहानों की प्रतिष्ठा में भी इस अधिकार से वृद्धि होती है। तो विग्रहराज चतुर्थ ने चालुक्य शासक कुमार पाल को पराजित किया। शिवालिक अभिलेख से इनके द्वारा मुसलमानों को पराजित करने की जानकारी और तोमर शासक तंवर को पराजित करने की जानकारी और दिल्ली पे अधिकार करने की बात का पता चलता है। अब बात करते हैं हम विग्रहराज चतुर्थ यानी बीसल देव के सांस्कृतिक योगदान को। तो इनके सांस्कृतिक योगदान और साहित्य को लेकर के प्रश्न बन जाता है। ठीक है, तो हम चलते हैं विग्रहराज चतुर्थ के सांस्कृतिक। तो विग्रहराज चतुर्थ को इनके दरबारी विद्वान, ठीक है, विग्रहराज चतुर्थ को इनके दरबारी विद्वानों के द्वारा एक उपाधि दी गई, जिसका नाम था कवि बांधव, कवि बंधु। ये उपाधि विग्रहराज चतुर्थ को दी गई थी और
देने का कारण ये था कि विग्रहराज चतुर्थ ने अपने दरबार में साहित्यकारों को आश्रय दिया था और साहित्य के स्वयं भी वह बहुत प्रेमी थे। इस वजह से विग्रहराज चतुर्थ को कवि बांधव और कवि बंधु की उपाधि दी गई थी। ठीक है, अब प्रश्न है किसके द्वारा दी गई? इनके दरबारी विद्वान। लेकिन वह कौन सा दरबारी विद्वान था जिसने विग्रहराज चतुर्थ को कवि बांधव या कवि बंधु की उपाधि दी? तो वह दरबारी विद्वान था जयानक भट्ट। आपको नाम याद रखना है, अगर पूछा जाए कि विग्रहराज चतुर्थ को कवि बांधव या कवि बंधु की उपाधि किसने दी, तो जयानक भट्ट ने विग्रहराज चतुर्थ को कवि बांधव या कवि बंधु की उपाधि दी थी। ठीक है, बात क्लियर यहाँ तक। अब विग्रहराज चतुर्थ स्वयं संस्कृत के बहुत बड़े विद्वान थे और इनके द्वारा एक नाटक लिखा गया था जिसका नाम था हरि केली। विग्रहराज चतुर्थ स्वयं संस्कृत के बहुत बड़े विद्वान थे और इनके द्वारा एक नाटक लिखा गया था हरि केली। ठीक है, इस हरि केली की कुछ पंक्तियां विग्रहराज चतुर्थ ने अपने द्वारा निर्मित अजमेर में संस्कृत पाठशाला, इनके द्वारा अजमेर में विग्रहराज चतुर्थ के द्वारा अजमेर में एक संस्कृत पाठशाला का निर्माण करवाया गया। वहीं पर इन्होंने हरि केली नाटक की कुछ पंक्तियों को उत्कीर्ण करवाया। ठीक है, अपने नाटक का एक महत्वपूर्ण भाग या महत्वपूर्ण कथन ये संस्कृत पाठशाला में उत्कीर्ण करवाते हैं। बात आगे संस्कृत पाठशाला की। इससे पहले मैं बात करूं विग्रहराज चतुर्थ के दरबारी विद्वानों की, तो इनके एक प्रमुख दरबारी विद्वान थे जिनका नाम था सोमदेव। और सोमदेव ने एक पुस्तक लिखी थी ललित विग्रह राज। ठीक है, आप राइटर का नाम सोमदेव किसके दरबार में निवास कर रहे हैं? विग्रहराज के। और इनकी पुस्तक का नाम क्या है? ललित विग्रह राज। ठीक है, ललित विग्रह राज इनका नाटक था। इस नाटक में इन्होंने इंद्रपुर की राजकुमारी देसल देवी, ठीक है, एक इंद्रपुर जगह है, वहां की राजकुमारी है देसल देवी, और विग्रहराज चतुर्थ के प्रेम संबंधों या इनके प्रेम प्रसंगों का वर्णन किया। अगर आपको पूछा जाए सोमदेव द्वारा लिखित पुस्तक ललित विग्रह राज का विषय क्या है, तो इंद्रपुर की राजकुमारी देसल देवी और विग्रहराज चतुर्थ के प्रेम प्रसंगों का वर्णन जिस पुस्तक में है वह पुस्तक कौन सी है? ललित विग्रह राज। ठीक है, तो एक नाटक हो गया हमारे पास हरि केली जो स्वयं विग्रहराज ने लिखा, संस्कृत में लिखा, संस्कृत के बहुत बड़े विद्वान थे। इस नाटक की कुछ पंक्तियां उन्होंने संस्कृत पाठशाला में उत्कीर्ण करवाई। एक नाटक हो गया हमारे पास ललित विग्रहराज जो किसने लिखा? सोमदेव ने। एक दरबारी विद्वान और इनके दरबार में जिनका नाम है नरपति नालह। क्या नाम है? नरपति नालह। और नरपति नालह ने जिस पुस्तक की रचना की उसका नाम था बीसल देव रासो। जी हाँ, आपके पास ये बार बार शब्द आ रहा है, जैसे कि हमीर रासो। हम जब रणथंभौर की चौहान पढ़ेंगे तब हम डिस्कस करेंगे हमीर के बारे में। इससे पहले हम पृथ्वीराज रासो के बारे में बात कर चुके हैं। और एक पुस्तक है जिसका नाम है बीसल देव रासो। तो बीसल देव रासो जिस व्यक्ति ने लिखी उसका नाम है नरपति नालह। अब इस पुस्तक का विषय क्या है? इस पुस्तक में राजकुमारी राजमती व विग्रहराज के प्रेम प्रसंग का वर्णन है। जहां सोमदेव की पुस्तक ललित विग्रहराज में इंद्रपुर की राजकुमारी देसल देवी और विग्रहराज के प्रेम प्रसंग का वर्णन था, वहीं इस पुस्तक में राजमती और विग्रहराज के प्रेम प्रसंग का वर्णन है। दोनों पुस्तकें अलग अलग है, एक ललित विग्रहराज है और एक बीसलदेव रासो है। ललित विग्रहराज जिसने लिखी उसका नाम सोमदेव है और बीसलदेव रासो जिसने लिखी उसका नाम है नरपति नालह। आगे चलते हैं। बीसल देव ने अजमेर के अंदर संस्कृत पाठशाला का निर्माण करवाया। इसकी चर्चा हम पीछे कर चुके हैं। बीसल देव का जो समय है वो 1163 तक रहेगा। कब तक रहेगा? 1163। इसके बाद एक शासक होंगे पृथ्वीराज चौहान तृतीय। ठीक है, आगे चर्चा है पृथ्वीराज चौहान तृतीय की, विस्तार से हम पृथ्वीराज चौहान को पढ़ेंगे। पृथ्वीराज चौहान का युद्ध होगा मोहम्मद गौरी से। दो युद्ध होते हैं, 1191 में तराइन फर्स्ट, 1192 में तराइन द्वितीय। 1192 में पृथ्वीराज चौहान पराजित हो जाएंगे। उनकी मृत्यु के बाद में उत्तर भारत पर तुर्कों का आधिपत्य हो जाएगा, गौरी का अधिकार हो जाएगा। ऐसे में मोहम्मद गौरी उत्तर भारत का जो गवर्नर है वो अपने विश्वास पात्र गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक को सौंपेगा। तो ऐसे में अब उत्तर भारत का प्रशासन जिस व्यक्ति के नियंत्रण में है उस व्यक्ति का नाम है कुतुबुद्दीन ऐबक। तो कुतुबुद्दीन ऐबक के पास प्रशासन अजमेर का भी आता है।
तो ऐसे में जब अजमेर का प्रशासन कुतुबुद्दीन ऐबक के पास आ गया है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक अजमेर में राजस्थान की पहली मस्जिद का निर्माण करता है। अजमेर में राजस्थान की पहली मस्जिद का निर्माण करता है, जिस मस्जिद का नाम है अढ़ाई दिन का झोपड़ा। ठीक है, तो अढ़ाई दिन का झोपड़ा किसके द्वारा बनाया गया? कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा बनाया गया। कहाँ बनाया गया? राजस्थान में। यह है राजस्थान की पहली व भारत की दूसरी मस्जिद है, जिसका नाम है अढ़ाई दिन का झोपड़ा। अब भारत की दूसरी मस्जिद अढ़ाई दिन का झोपड़ा है, तो पहली मस्जिद जानने की इच्छा हो गई होगी आपकी। तो पहली मस्जिद है दिल्ली में बनी, यह भी कुतुबुद्दीन ऐबक ही बनाएगा। और इस मस्जिद को दिल्ली में जिस नाम से बनाया गया वह नाम था कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद। जब आप कुतुब मीनार परिसर में जाओगे, दिल्ली में कुतुब मीनार है, और उस परिसर में आप जाओगे तो वहीं पर आपको ये मस्जिद मिलेगी, जिसका नाम है कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद। तो दोनों मस्जिदें निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक, राजस्थान की पहली अढ़ाई दिन का झोपड़ा। अब एक भ्रांति, लोगों का यह मानना है कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने इस मस्जिद का निर्माण 2.5 दिन में करवाया था। पॉसिबल नहीं है 2.5 दिन में। जैसे कि आप जब इस क्लास को देखोगे तो ऊपर ही ऊपर जो थंबनेल है, जो पोस्टर है, उस पोस्टर में इस हेडिंग के पीछे जो मस्जिद बनी हुई है वह अढ़ाई दिन का झोपड़ा ही है। तो आप देखो उसका स्ट्रक्चर 2.5 दिन में बन नहीं सकता, किंतु नाम कैसे हुआ? तो यहाँ पर 2.5 दिन का मेला लगता था। ठीक है, उर्स, मुसलमानों में जो मेला होता है उसे उर्स कहते हैं। तो 2.5 दिन का उर्स लगता था, और उस उर्स में काफ़ी चहल पहल होती थी, और उस चहल पहल को देखते हुए, उस 2.5 दिन के उर्स को देखते हुए इस मस्जिद का नाम 2.5 दिन का झोपड़ा पड़ गया। तो याद रखना है, ये मस्जिद 2.5 दिन में नहीं बनी है, बहुत बड़ा स्ट्रक्चर है, लगभग 4 से 5 साल का समय लगा इसे बनने में, लेकिन उर्स 2.5 दिन का भरता था, इसलिए इसको 2.5 दिन का झोपड़ा कहा गया। और ये मस्जिद जहाँ बनाई गई वह विग्रहराज चतुर्थ के द्वारा निर्मित संस्कृत पाठशाला को तुड़वाकर उसके अवशेषों पर बनाई गई है। तो विग्रहराज चतुर्थ ने जो संस्कृत पाठशाला को बनवाई थी, जिसके ऊपर हरिकेश नाटक लिखवाया था, उसकी कुछ पंक्तियां लिखवाई थी, उसी को तुड़वाकर उसी के स्थान पर ये 2.5 दिन का झोपड़ा बनाया गया। तो इम्पोर्टेंट था, मैंने बता दिया आपको इससे संबंधित जो भी बात थी। फिर बात करूँ मैं बीसल देव के काल में, बीसल देव के काल को या इनके समय को चौहानों का स्वर्ण काल कहा गया है। जैसे कि पीछे हमने देखा था अजय राज के समय चौहान शासकों का या चौहान साम्राज्य का निर्माण काल कहा गया था। अजय राज के शासक को निर्माण काल कहा गया था, और बीसल देव के शासन को स्वर्ण काल कहा गया। कौन सा काल? स्वर्ण यानी गोल्डन टाइम। इस टाइम में साम्राज्य विस्तार, साहित्य, सांस्कृतिक, स्थापत्य सभी का विकास हुआ, इसीलिए इसे गोल्डन टाइम का। तो चौहानों का स्वर्ण काल किसका समय है? बीसल देव रासो का। चौहानों का निर्माण काल किसका समय है? अजय राज का। ठीक है, फिर बीसल देव ने टोंक में, ठीक है, वर्तमान टोंक में बीसलसर तालाब, ठीक है, एक तालाब है जिसका नाम है बीसलसर तालाब, और बीसलपुर कस्बे का निर्माण भी करवाया। तो टोंक में जो आज बीसलपुर बांध बना हुआ है वो इन्हीं के द्वारा बनाई गई बीसलपुर तालाब के अवशेषों पर या वहीं पर वो बना हुआ है। तो टोंक में इन्होंने बीसलपुर तालाब और बीसलसर तालाब और बीसलपुर कस्बे का निर्माण भी करवाया। ठीक है, और ऐसे करके 1163 में बीसल देव की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, 1163 में इनकी मृत्यु हो जाती है, और इनके बाद जो शासक बनते हैं उनका नाम है अपार गंगे पृथ्वीराज चौहान द्वितीय। ठीक है, पृथ्वीराज चौहान द्वितीय पहले बनते हैं अपार गंगे, फिर बनते हैं पृथ्वीराज चौहान द्वितीय, और फिर बनते हैं सोमेश्वर चौहान। तो ये 3 शासक बनेंगे, अपार गंगे, पृथ्वीराज द्वितीय और सोमेश्वर चौहान। ठीक है, एक खास बात और बीसल देव को लेकर के, इनके दरबार में एक जैन विद्वान रहते थे, और उन जैन विद्वान जिनका नाम था धर्मघोष। ठीक है, इनके दरबार में एक जैन विद्वान थे जिनका नाम था धर्मघोष। तो इन जैन विद्वान धर्मघोष के कहने पर बीसल देव ने अपने राज्य में, ठीक है, अपने राज्य में पशु हत्या पर प्रतिबंध लगा दिया था। कौन सी हत्या पर? पशु हत्या, लेकिन सिर्फ और सिर्फ 11 के दिन। ठीक है, एकादशी के दिन जैन विद्वान धर्मघोष के कहने पर बीसल देव ने अपने राज्य में पशु हत्या पर प्रतिबंध लगा दिया। तो यह भी पॉइंट आपको याद रहना चाहिए। तो इनके बाद शासक जो बने, अपार गंगे बनी, पृथ्वीराज द्वितीय बनी और सोमेश्वर बनी। मैं यहाँ सोमेश्वर की बात भी कर लेता हूँ। सोमेश्वर चौहान, इनका विवाह कपूर देवी से हुआ। सोमेश्वर चौहान, इनके 2 पुत्र थे, एक का नाम था पृथ्वीराज चौहान और एक का नाम था हरिराज। ठीक है,
पृथ्वीराज चौहान ये वही चौहान है जो पृथ्वीराज चौहान तृतीय के नाम से शासक बनेंगे, और दूसरे इनके पुत्र हैं जिनका नाम है हर्षराज। इनको भी अपन आगे देखेंगे। जब पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु होगी, उनके पुत्र गोविंदराज को अजमेर से निष्कासित कर दिया जाएगा हर्षराज के द्वारा। तो दो पुत्र पृथ्वीराज चौहान और हर्षराज। ऐसा कहते हैं चंद्रबरदाई के अनुसार कि पृथ्वीराज चौहान के पिता सोमेश्वर चालुक्य शासक, जो चालुक्य चौहान संघर्ष अर्णोराज के समय से चला आ रहा था, वह सोमेश्वर के समय भी होता है। चंद्रबरदाई के अनुसार अपनी पुस्तक पृथ्वीराज रासो में उन्होंने कहा है कि सोमेश्वर चौहान चालुक्य शासक भीमदेव से युद्ध करते हुए मारे गए, या भीमदेव ने सोमेश्वर को मार दिया। लेकिन कुछ इतिहासकार इसे सही नहीं मानते हैं और उनका कहना है कि सोमेश्वर स्वयं अपनी मौत मरे थे, उनका संघर्ष भीमदेव से नहीं हुआ था। तो आज की क्लास के लिए इतना ही मैटर है हमारे पास, जिसमें आज का प्रमुख शासक है जिसका नाम है बीसल देव या विग्रहराज चतुर्थ। इसकी महत्वपूर्ण उपलब्धियां संस्कृत विद्यालय का निर्माण, हरिकेरी नाटक और शिवालिक अभिलेख में इसके साम्राज्य विस्तार और दिल्ली तक अधिकार की बात है, मुसलमानों को पराजित करने की बात है, कुमारपाल से संघर्ष और चौहानों की प्रतिष्ठा बढ़ाने की बात है, ठीक है, और टोंक में बीसलसर तालाब और बीसलपुर नगर कस्बे की स्थापना की बात है। इसके आगे हमारी क्लास कंटिन्यू रहेगी नोट्स को लेकर के। तो मैं आपको एक बार नोट्स से फिर से रिवाइज करा देता हूँ, जिसको आप नोट डाउन कर लो, जो कि आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, कंटिन्यू करते हैं हम इस क्लास को। शासक पढ़ रहे हैं हम जिनका नाम है बीसल देव चौहान चतुर्थ। इनका दूसरा नाम है बीसल देव। 1158 से लेकर के 1163 इनका समय है। इनके पिता का नाम अर्णोराज चौहान है। इनके पिता की हत्या इनके ही भाई जगदेव के द्वारा कर दी गई, इसीलिए 1158 में सही मौका आने के बाद जगदेव को पराजित कर बीसल देव चौहान अजमेर के शासक बनते हैं। ठीक है, तो 1158 में जगदेव को पराजित करते हैं और बीसल देव चौहान अजमेर के शासक बनते हैं। शिवालिक अभिलेख, ठीक है, एक अभिलेख है जिसका नाम है शिवालिक अभिलेख, 1163 के समय का है। तो शिवालिक अभिलेख के अनुसार इन्होंने अपने राज्य की सीमा का विस्तार किया तथा तोमर शासक तंवर को पराजित किया और दिल्ली पर अधिकार कर लिया। ठीक है, तो दिल्ली पर अधिकार करने वाले पहले शासक आपके पास विग्रहराज चौहान है, ना कि पृथ्वीराज चौहान। दिल्ली पर अधिकार कर लिया, ठीक है, लेकिन ये जानकारी किसके अकॉर्डिंग है? शिवालिक अभिलेख के अनुसार। तथा इन्होंने मुसलमानों को भी पराजित किया। ठीक है, विस्तार से जानकारी नहीं है कि कौन थे, किसके साथ कैसा युद्ध हुआ, लेकिन हाँ, मुसलमानों को पराजित करने का श्रेय विग्रहराज चतुर्थ को जाता है और यह जानकारी हमें शिवालिक अभिलेख से मिलती है। नेक्स्ट बात, चौहान चालुक्य संघर्ष इनके पिता अर्णोराज के समय से चला। संधि के साथ वो संघर्ष समाप्त हो गया था, लेकिन इनके समय पुनः चौहान चालुक्य संघर्ष शुरू होता है और इस समय जो गुजरात का चालुक्य शासक था उसका नाम था कुमारपाल। तो वो विग्रहराज ने कुमारपाल को पराजित कर उसके कुछ क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया। ठीक है, उसके कुछ क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया जो उनकी सीमा से स्पर्श कर रहे थे, और ऐसा करने से चौहानों की और विग्रहराज चतुर्थ की प्रतिष्ठा में वृद्धि होती है। विग्रहराज चतुर्थ की प्रतिष्ठा में क्या होती है? वृद्धि। नेक्स्ट है विग्रहराज चतुर्थ का सांस्कृतिक योगदान। दरबारी विद्वानों ने विग्रहराज चतुर्थ को साहित्य और साहित्यकारों का आश्रयदाता होने कारण कवि बंधु व कवि बांधव की उपाधि दी, और यह उपाधि देने का श्रेय जिस व्यक्ति को गया है वह है जयानक भट्ट। तो आपको जयानक भट्ट का नाम याद रखना है कि विग्रहराज चतुर्थ को कवि बांधव कवि बंधु की उपाधि देने वाले साहित्यकार का नाम क्या है? तो वह नाम है जयानक भट्ट। ठीक है, नेक्स्ट है कथन। एक कथन है किलहॉर्न, एक व्यक्ति है किलहॉर्न। किलहॉर्न ने विग्रहराज चतुर्थ की साहित्य के प्रति इतनी रुचि और इनके द्वारा लिखे गए नाटक हरिकेली को देख करके किलहॉर्न ने विग्रहराज चतुर्थ की तुलना कालिदास से की है। ठीक है ना, तो राजस्थान का कौन सा ऐसा शासक है जिसकी तुलना इतिहासकार कालिदास से की गई है? ठीक है, ये कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय के समय था। इसके द्वारा 2 महाकाव्य, 2 खंड काव्य और 3 महत्वपूर्ण नाटकों की रचना की गई थी। तो ऐसा कालिदास से तुलना करने वाला जो व्यक्ति है वो कौन है? किलहॉर्न। ठीक है, छोटा सा कथन है किलहॉर्न का। नेक्स्ट बात करूँ मैं दरबारी विद्वान की, तो इनके जो प्रमुख दरबारी विद्वान हैं उनका नाम है सोमदेव।
सोमदेव ने एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम है ललित विग्रह राज। ये नाटक है, सोमदेव द्वारा लिखित ललित विग्रह राज एक नाटक है जिसमें इंद्रपुर की राजकुमारी देसल देवी, इंद्रपुर की राजकुमारी कौन है? देसल देवी व बीसल देव की प्रेम कथा का वर्णन है। ठीक है, देसल देवी व बीसल देव की प्रेम कथा का वर्णन जिस पुस्तक में है, जो सोमदेव द्वारा रचित ललित विग्रह राज में है। इसी के साथ एक इतिहासकार और है जिनका नाम है नरपति नाल है, और इन्होंने लिखी है बीसल देव रासो। ठीक है, बीसल देव रासो की 3 साहित्य आ गए आपके पास, पृथ्वीराज रासो, हमीर रासो और बीसल देव रासो। 3 अलग अलग इतिहासकार भी हैं लिखने वाले। तो नरपति नाहले ने बीसल देव रासो में राजमती, ठीक है, राजमती और विग्रह राज की प्रेम कथा का वर्णन किया है। ठीक है, परमार राजकुमारी थी राजमती कि इनकी प्रेम कथा का वर्णन बीसल देव रासो में। तो देसल देवी और बीसल देव प्रेम कथा का वर्णन किसमें है? ललित विग्रह राज में। राजमती और विग्रह राज की प्रेम कथा का वर्णन किसमें है? बीसल देव रासो में, नरपति नाले के। नेक्स्ट बात करूं मैं, विग्रह राज स्वयं संस्कृत का बहुत बड़ा विद्वान था और इसने संस्कृत में एक नाटक की रचना की जिसका नाम था हरिकेली। हरिकेली नाटक की कुछ पंक्तियाँ, हरिकेली नाटक की कुछ पंक्तियाँ बीसल देव के द्वारा अपने द्वारा निर्मित अजमेर में संस्कृत पाठशाला में लिखवाई गई। ठीक है, हरिकेली नाटक की कुछ पंक्तियाँ बीसल देव द्वारा अपने द्वारा निर्मित अजमेर में स्थित संस्कृत पाठशाला में लिखवाई गई। ठीक है, आगे की बात मैं आपको समझा चुका था कि गौरी के साथ पृथ्वीराज चौहान युद्ध करते हैं और उसमें पराजित होने के बाद में उत्तर भारत पर तुर्कों का अधिकार हो जाता है और गौरी ने उत्तर भारत का प्रशासन कुतुबुद्दीन ऐबक को सौंपा। तो ऐसे में यह गवर्नर है कुतुबुद्दीन ऐबक, इस कुतुबुद्दीन ने इस संस्कृत पाठशाला को तुड़वाया। ठीक है, संस्कृत पाठशाला को तुड़वाया और इसी के अवशेषों पर कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसके स्थान पर 2.5 दिन के झोपड़े का निर्माण करवाया, जिसे राजस्थान की पहली मस्जिद कहते हैं। जिसे राजस्थान की क्या कहते हैं? पहली। ठीक है, आपको ध्यान रखना है, राजस्थान की पहली तथा भारत की दूसरी मस्जिद है जिसका नाम है 2.5 दिन का झोपड़ा। अगर आप जानना चाहते हैं भारत की पहली कौन सी है, तो भारत की पहली मस्जिद दिल्ली में स्थित है। ठीक है, दिल्ली में स्थित है और यह कुतुब पैलेस, यानी कि जहाँ पे कुतुब मीनार बनी हुई है, उस कुतुब मीनार परिक्षेत्र के आसपास ही है और उसका नाम है कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद। ठीक है, तो आप जब कुतुब मीनार देखें तो इस मस्जिद का दीदार कर सकते हैं, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद, जो भारत की पहली मस्जिद है। नेक्स्ट है, बीसल देव के काल को चौहानों के शासनकाल का स्वर्ण युग कहा गया है। ठीक है, स्वर्ण युग इसलिए कहते हैं जिसके समय साहित्य, संस्कृति, स्थापत्य, ठीक है, साम्राज्य सभी का विस्तार होता है, तो उसके समय को स्वर्णकाल कहा गया। नेक्स्ट बात है, विग्रह राज ने टोंक में बीसलपुर कस्बा और बीसलसर तालाब बनवाया। ठीक है, बीसलपुर कस्बा बनाया गया और इनके द्वारा बीसलसर तालाब का निर्माण करवाया गया। ये कहाँ करवाया गया? टोंक में। एक जैन विद्वान है जिनका नाम है धर्मघोष। जैन विद्वान जिनका नाम क्या है? धर्मघोष सूरी। तो जैन विद्वान धर्मघोष सूरी के कहने पर विग्रह राज ने अपने दरबार में पशु हत्या पर रोक लगा दी, लेकिन वह सिर्फ एक दिन थी और वह दिन था एकादशी का दिन। तो कौन से चौहान शासक ने अपने दरबार में एकादशी पर पशु हत्या प्रतिबंध लगाया? तो उनका नाम है विग्रह राज चतुर्थ। और किसके कहने पर? धर्मघोष के कहने पर। विग्रह राज चतुर्थ के बाद में 3 शासक बनते हैं, बहुत सारे शासक बनते हैं लेकिन इनकी बात कम, महत्व कम। शासक बने अपार गंगे, उनके बाद बनते हैं पृथ्वीराज द्वितीय और उनके बाद बनते हैं सोमेश्वर। शासक बने अपार गंगे, उनके बाद बनते हैं पृथ्वीराज द्वितीय और उसके बाद बनते हैं सोमेश्वर। तो सोमेश्वर की महत्वपूर्ण बात ये कि सोमेश्वर के समय, ठीक है, सोमेश्वर शासक बने, इनका विवाह कपूर देवी से हुआ। किससे हुआ? कपूर देवी से। और इनके 2 पुत्र थे, एक पृथ्वीराज और एक का नाम है हरराज। सोमेश्वर की मृत्यु पृथ्वीराज रासो के अनुसार गुजरात के चालुक्य शासक भीम चालुक्य से लड़ते हुए हो गई, लेकिन यह बात सिर्फ और सिर्फ पृथ्वीराज रासो यानी कि चंद्रबरदाई का मानना है। कई इतिहासकार ऐसे हैं जो इस बात को सही नहीं मानते हैं, लेकिन अगर पृथ्वीराज रासो के अनुसार इनकी मृत्यु हुई तो भीम चालुक्य से लड़ते हुए। धन्यवाद। इसके बाद हमारी नेक्स्ट क्लास रहने वाली है चौहानों
शासकों में सबसे इम्पॉर्टेंट शासक है जिसका नाम है पृथ्वीराज चौहान। उसको लेकर के हमारी क्लास है। और पृथ्वीराज चौहान, गौरी के मध्य संघर्ष, तराइन का प्रथम, तराइन का द्वितीय। और जो रहस्य वाली बात है वो यह है कि पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु कहाँ हुई, कब हुई और कैसे हुई। तो इस पर काफ़ी रहस्य है, विभिन्न लोगों की विभिन्न विभिन्न मत है। हम इन सभी को विस्तार से डिस्कस करेंगे और एक निर्णय पे पहुंचेंगे कि आखिर पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु कहाँ होती है। धन्यवाद।